नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से आई हुई परमानेंट बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें जो आपकी पोस्ट है उसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपकी इसमें वैकेंसी आई हैं। देखेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट में है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन के प्रोसेस से। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भरना है, जिसका लिंक आपको ये दिख जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी वैकेंसी है 57,700 आपका बेसिक पे यानी एंट्री लेवल रहेगा, उसके प्लस ही आपकी इसमें वैकेंसी होगी। आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें आपको क्या लास्ट डेट भी आपको जाननी चाहिए कि 3 जून आपकी इसमें लास्ट डेट है। 2 ही वीक आपको मिले हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। चलते हैं आगे और जानते हैं अब आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपके कॉमर्स हैं। कॉमर्स में आपकी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व के लिए। इंग्लिश में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। हिंदी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। हिस्ट्री में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। एचडीएफई में भी आपकी 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए। म्यूजिक में आपकी 1 वैकेंसी एसटी के लिए है और फिलोसफी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 आपकी एससी के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है एसटी के लिए और फाइनली सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब इसका पूरा वैकेंसी कितनी आई है। क्वालिफिकेशन पर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कि आपको क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी ए या बी में से एक आपके पास डेफिनेटली होनी ही चाहिए। ए में क्या है कि आपने मास्टर डिग्री करी हो अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस नेट आपका उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। ए की बात कर रहे हैं। फिर अगर आपके पास ए नहीं है तो बी आपकी होनी चाहिए। बी में क्या है कि आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी डिग्री की हो या किसी जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वहाँ से करी हो और वो जो आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आना चाहिए। किसी भी वक्त की आपकी ये रैंकिंग है वो चलाएंगे ये लोग। ठीक है, एनी टाइम लिखा हुआ है आपके सामने। और जो आपकी रैंकिंग है वो क्यूकरली साइमेंट्स या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी, इन तीनों इंस्टीट्यूट में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी की या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की हुई होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो रैंकिंग है वो टॉप 500 में आनी चाहिए। समझ गए आप ये चीज़ क्लियरली। अब चलते हैं आगे और एक बात और बता दूँ, इसमें जो आपकी 55% मांगा है आपसे एमए में, उसमें 5% का रिलैक्सेशन है कैटेगरीज को। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लेना। और नेट में एग्जामेशन उनको भी मिलता है जिन्होंने पीएचडी डिग्री में अपना करी है। पीएचडी डिग्री कब करी है, आपकी क्या डेट है, 2009 से पहले करी है, 11 जुलाई है आई थिंक, है ना। तो इस वक्त में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और आपने अपनी क्लियर करी हुई है और उसके देखो ये लिखा 11 जुलाई 2009। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको हैंडल किया जाएगा। और इसमें कुछ कंडीशन भी है कि पीएचडी डिग्री आपकी रेगुलर मोड से होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस आपने जो है करी हो वो आपकी अवार्ड होनी चाहिए बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा, या फिर पीएचडी वाइवा वोस आपका होना चाहिए, या फिर नहीं सॉरी कंपलसरी है पीएचडी वाइवा वोस आपका होना चाहिए। और द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिक किए हों आपके पीएचडी वर्क के, और उनमें से एक जो है रेफरेंस जनरल में होना चाहिए। ठीक है, साथ में एक और चीज़ है कि आपने प्रेजेंट किया हो 2 पेपर एटलीस्ट आपके पीएचडी वर्क के कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में, और वो स्पॉन्सर्ड फंडेड या सपोर्टेड होने चाहिए यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआईआर, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा या कोई सिमिलर एजेंसी है उसके द्वारा। ठीक है, और फिर जो ये फुलफिलमेंट करेंगे ए से लेकर ई तक, जो ये कंप्लीट फुलफिलमेंट अपनी रखते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको नेट उनके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपकी है। और 55% से आपके 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरीज को, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो हमने डिस्कस करी। आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस भी लगेगी और अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये देनी है, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं और वुमेन एप्लीकेंट्स हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी। ठीक है, वुमेन एप्लीकेंट्स को कोई भी जो है फीस नहीं भरनी है। आगे बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जब आपको फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आपको जो है क्या लेके जाने, डॉक्यूमेंट लेके जाने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने वो देख लीजिए। ओरिजिनल लेके जाएंगे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट 10 से लेकर, और जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है पीएचडी तक या जो भी आपने किया है वो आपको लेके जाने हैं। साथ में वैलिड फोटो आईडी लेके जानी है, वो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक हो सकता है। साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स भी लेके जाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या अदर थिंग्स की, जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स है उनकी। ठीक है, और जो भी अभी एम्प्लॉयड है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। आगे बात करते हैं और आई थिंक हमने सारी बातें इसमें जो इंपॉर्टेंट थी डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है एपीआई स्कोर के बारे में। ठीक है, कुछ कैंडिडेट इसके बारे में जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो जो जानते हैं वो यहाँ पर वीडियो स्किप कर सकते हैं और जो नहीं जानते वो देख सकते हैं। ठीक है, एपीआई स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू पर आपका जो इंटरव्यू के लिए जो आपको कॉल किया जाता है वो एपीआई स्कोर के बेस पर किया जाता है ज़्यादातर। बट अगर कैंडिडेट्स के एपीआई स्कोर इसमें ज़्यादा नहीं भी बन रहा, कम भी बन रहा है और उसमें कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, तब आपको कम स्कोर होने के बावजूद भी आपको इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या है ये चीज़ है। एपीआई की फुल फॉर्म वैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है, तो नाम से ही आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि है क्या। 100 पॉइंट स्केल पर आपको इसमें नंबर मिलते हैं, यानी 100 में से नंबर मिलते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके 80 से लेकर 20 के बीच में 80% या उससे ऊपर आपके मार्क है तो आपको 21 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपके 60 से लेकर 80% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 19 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर 55 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो 16 मार्क्स आपको मिलेंगे टोटल। और अगर 45 से 55 के बीच में आपकी परसेंटेज है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे अबव है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। 60 से लेकर आपके 80% के बीच में है तो 23 मार्क्स मिलेंगे। और 55% से लेकर
अगर आपके 60% के बीच में है और अगर आप जनरल है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें 5% का रिलैक्सेशन है, यानी जिनके 50 से लेकर आपके 60 के बीच में है, SC ST और OBC और PWD के, ठीक है, इनके अगर 50 से लेकर 60 के बीच में है तो भी इन्हें 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, MPhil किया है, MTech किया है, LLM किया है, MEd किया है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री करी है तो 60% से ऊपर है तो 7 मार्क्स मिलेंगे और 55 से लेकर 60% के बीच में तो 5 मार्क्स मिलेंगे। PhD के केस में 25, नेट करा हुआ है विद JRF 10 मार्क्स, नेट करा हुआ है ओनली 8 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं जिसमें मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और अगर आपने टोटल 3 करे हुए तो 6 के 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस आपने लिया है जिसमें आपके टोटल जो मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, यानी हर एक साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी अगर आपने 5 साल टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लिया है तो आपको जो है 10 के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अवार्ड्स के भी आपको इसमें नंबर मिलते हैं। इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर आपने अवार्ड लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या आपकी गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडीज है उसके द्वारा, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और स्टेट लेवल पर अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई अवार्ड दिया गया है तो 2 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। ये है आपका API स्कोर। इस API स्कोर के बेस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस पोस्ट से रिलेटेड हम सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछिए। बाकी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और चैनल में और रेगुलर जॉब्स के अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए वैकेंसीज की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।